तो देखो क्या होगा। अच्छा, फ्रिक्शन इज ऑल्सो इक्वल टू कितना बेटा? इट इज ऑल्सो इक्वल टू 100 cos 37। यस सर। तो यानी 100 × 4/5 मतलब 80 न्यूटन, है ना। अब देखो फ्रिक्शन कितना लग रहा है, 80 न्यूटन। नॉर्मल कितना लग रहा है, 160 न्यूटन। तो इन दोनों का रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में आ रहा है। इस एंगल को थीटा मान लो, तो टेन थीटा की वैल्यू को क्या लिखेंगे बच्चों? 80/160, 1/2। 80 बाई यानी 1/2। तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी tan इनवर्स 1/, क्या बच्चों? यस सर, समझा। ये एंगल ऑफ फ्रिक्शन। और बोलो। और एक और भी तुमने भेजा हुआ, दो और भेजे हुए, B4, है ना। देखो B4 क्या है बेटे, ये बोल रहे हैं कि एक m मास का ब्लॉक है, हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा हुआ है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है। केस वन में हमें इसको पुल करना है हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाकर, है ना। तो अगर हम ऐसे फोर्स लगा रहे हैं तो क्या होगा, नॉर्मल विल बी इक्वल टू mg, है ना। और यस सर। फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू किसके बराबर होगी, म्यू n के बराबर। तो यानी फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी म्यू mg के बराबर। तो फॉर स्लाइडिंग आपको क्या करना पड़ेगा, F मस्ट बी ग्रेटर देन F मैक्स, यानी म्यू mg से बड़ा फोर्स आपको लगाना पड़ेगा। यस सर। सर सेकंड पार्ट में था एक्चुअली डाउट। सेकंड पार्ट में क्या करना है बेटे, जब फोर्स किसी भी डायरेक्शन में लगे। फोर्स किसी भी डायरेक्शन में लग सकता है। तो मान लो मैंने क्या किया, अभी मुझे पता नहीं है, लेट द फोर्स बी एट एंगल विद द हॉरिजॉन्टल, है ना। तो इस केस में क्या होगा, फोर्स के कंपोनेंट कर लेते हैं। एक्स कंपोनेंट आ जाएगा एफ कॉस थीटा, और वाई कंपोनेंट आ जाएगा फोर्स का एफ साइन थीटा। और नॉर्मल लग रहा है ऊपर, mg लग रहा है नीचे, और एफ कॉस थीटा को रोकने के लिए फ्रिक्शन लगेगा पीछे, है ना। तो फॉर स्लाइडिंग आपको क्या करना पड़ेगा, एफ कॉस थीटा जो है वो फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू से बड़ा होना चाहिए, यानी कि एफ कॉस थीटा शुड बी ग्रेटर देन म्यू एन। और एन को कितना लिख देंगे बच्चों, एन को लिख देंगे mg माइनस एफ एफ साइन। साइन थीटा। तो क्या हो जाएगा, एफ इंटू कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा शुड बी ग्रेटर देन म्यू mg, यानी एफ की क्या वैल्यू आ जाएगी, ग्रेटर देन म्यू mg अपॉन कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। क्या ये बात समझ में आ रही है? हाँ सर, समझ गया। F should be greater than mu mg upon cos theta plus mu sin theta। अब देखो क्या है बेटे, हमें अलग अलग थीटा पे अगर आप फोर्स लगा रहे हो तो अलग अलग मैग्नीट्यूड अलग अलग मैग्नीट्यूड के फोर्स से काम चल जाएगा आपका, है ना। मतलब 30 डिग्री पे लगा रहे हो तो अलग फोर्स की जरूरत है,
37 डिग्री पे लगा रहे हो तो अलग फोर्स की जरूरत है ना। इस तरह से आ रहा। हाँ अब सर। हम क्या करें, हम वो एंगल पता करते हैं। लेट अस फाइंड अ पर्टिकुलर एंगल थीटा for which the expression cos theta plus mu sin theta is maximum, so that f becomes minimum. उन सब अलग अलग थीटा पे जो अलग अलग फोर्स की वैल्यूज आ रही है, उनमें से भी सबसे छोटा कौन सा है वो पता लगा लेते हैं, है ना बच्चों। यस सर। तो वो कैसे पता लगाते हैं, देखो बेसिकली आप ये मान लो लेट y इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। आपको y की मैक्सिमम वैल्यू पता लगानी है ताकि फोर्स की मिनिमम वैल्यू आ जाए। तो फॉर y मैक्सिमम dy बाई डी थीटा को 0 लिख सकते हैं। मैक्सिमम मिनिमा की ये कंडीशन होती है क्या बच्चों। यस सर। तो dy बाई डी थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा और म्यू साइन थीटा का डिफरेंशिएशन म्यू कॉस थीटा, ये 0 होना चाहिए। तो म्यू कॉस थीटा बराबर हो जाएगा साइन थीटा के, यानी म्यू की वैल्यू बराबर हो जाएगी 10, या थीटा को कितना रखना पड़ेगा, tan इनवर्स इतने एंगल पे आप फोर्स लगाओ। और अगर tan थीटा म्यू के बराबर है तो इसका मतलब साइन थीटा कितना हो जाएगा बेटे। आप एक ऐसा इमेजिनरी ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट कर सकते हो जिसकी परपेंडिकुलर साइड म्यू है और बेस 1 है, तो उसकी हाइपोटेनियस रूट म्यू स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगी, है ना। तो साइन यस थीटा की वैल्यू हो जाएगी म्यू अपॉन रूट म्यू स्क्वायर प्लस 1, और कॉस थीटा की वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन अंडर रूट म्यू स्क्वायर प्लस स्क्वायर प्लस 1। ये वैल्यूज हम इस एक्सप्रेशन में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो क्या होगा, फोर्स की मिनिमम वैल्यू पता चल जाएगी। एफ मिनिमम इक्वल टू म्यू एम जी अपॉन कॉस थीटा को लिख दिया 1 अपॉन अंडर रूट म्यू स्क्वायर प्लस 1 और म्यू साइन थीटा, तो म्यू स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ म्यू स्क्वायर प्लस 1। तो ये वैल्यू हो जाएगी म्यू एम जी अपॉन 1 प्लस म्यू स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस म्यू स्क्वायर। तो ये आ जाएगा म्यू एम जी अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस ये बात समझ में आती हाँ सर। है ना। तो ये ओवरऑल मिनिमम फोर्स आ सकता है। देखो ये वैल्यू म्यू एम जी से कम आ रही है, ये जो वैल्यू आ रही है ये म्यू एम जी से कम आ रही है ना, कम है ना, हाँ सर डेनोमिनेटर कम 1 है। से बड़ा। यस सर। ठीक है, तो आपको क्या है, कोई ब्लॉक ग्राउंड सरफेस पे रखा हुआ है, उसके और ग्राउंड के बीच में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है, और आपसे कहा जाए कि कितना मिनिमम फोर्स लगा के इसको स्लाइड करा सकते हैं, तो आपको पता है क्या करना चाहिए, फोर्स एंगल पे ही लगाना चाहिए। और कितने एंगल पे लगाना चाहिए, tan इनवर्स म्यू, इतने एंगल पे फोर्स लगाना चाहिए। और इतने एंगल पे जब फोर्स लगाओगे तो कितने फोर्स से काम चल जाएगा आपका, म्यू एम जी अपॉन अंडर रूट 1 प्लस म्यू स्क्वायर, कितने फोर्स से आपका काम। ठीक है, यस सर। ओके बच्चों।
और क्या डाउट है? सर B2 सर पार्ट 2 का B1 पार्ट 2 का सर B1 B2 B1 में भी सर डाउट है क्या? हाँ सर वो भेजना पड़ेगा बेटे तुमको ना, मैं तब हाँ तक सर B2 बताता हूँ। एक बॉक्स ए है, हॉरिजॉन्टल फ्लोर ऑफ द कंपार्टमेंट पे रखा हुआ है, ट्रेन हॉरिजॉन्टल रेन पे रन कर रही है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। टी टाइम पे ट्रेन डिसलरेट करती है। मतलब देखो, ये जैसे ये कंपार्टमेंट का फ्लोर हो गया है ना, तो इसकी वेलोसिटी कम हो रही है। ठीक है, मान लो अभी दोनों की वेलोसिटी v है, ट्रेन भी चल रही है, ब्लॉक भी चल रहा है, दोनों की वेलोसिटी क्या है? v है। अब ये अपन बोल रहे हैं कि ट्रेन तो रिटार्डेशन करने लग जाती है। ट्रेन रिटार्डेशन करने लग जाती है, इसका मतलब क्या है? ये जो ट्रेन की वेलोसिटी है ये कम होने लग जाती है ना। अगर ट्रेन की वेलोसिटी कम होने लगी तो एक तरीके से ब्लॉक की टेंडेंसी स्लाइड होने की राइट साइड में क्रिएट हो गई, हाँ सर तो उसको रोकने के लिए फ्रिक्शन किधर लगेगा? उसको पीछे की तरफ लगेगा, है ना, ताकि ब्लॉक की भी वेलोसिटी कम हो पाए। तो रिजल्टेंट फोर्स किसको कहते हैं? नॉर्मल और फ्रिक्शन के रिजल्टेंट को रिजल्टेंट फोर्स बोलते हैं। ये नॉर्मल है, ये फ्रिक्शन है, इनका रिजल्टेंट इतना। यस सर समझा। अच्छा, हाँ बेटे, B1 वाला भेज दिया तुमने? B1 कौन पूछ रहा था भाई? सर भेज दिया मैंने, और सर दूसरा भी एक और डाउट था वो भी भेज दिया। द नॉर्मल फोर्स इज डबल द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ये तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन नॉर्मल फोर्स पर डिपेंड नहीं करता है ना। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन नॉर्मल फोर्स, है ना। ये किस पे डिपेंड करता है? इट डिपेंड्स ऑन Nature of नेचर ऑफ surface. सरफेसेस इन कॉन्ट्रैक्ट। roughness of surfaces in contrast and material of surfaces in contrast. ये बात समझ क्या बेटा? ओके सर। एक और क्या भेजा है तुमने? तो ये क्या है? B3 एक कार्ड है, उसका मास है कैपिटल M, और यहाँ पे एक ब्लॉक रखा हुआ है, उसका मास है स्मॉल m, और यहाँ पर दो व्हील्स अटैच्ड। ठीक है, यस सर।
और ये वाला जो सरफेस है ना, इसके बीच में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हमें दे रखा है, ठीक है। Yes. अब ये हमसे क्या बोल रहे हैं, व्हाट इज द मिनिमम एक्सेलरेशन ऑफ द कार्ड सो दैट द ब्लॉक डज नॉट फॉल। मिनिमम एक्सेलरेशन ऑफ कार्ड, अब देखो बेटे क्या होगा, ये कार्ड का जितना ज्यादा एक्सेलरेशन होगा वही एक्सेलरेशन इस ब्लॉक का भी होगा, और ब्लॉक को वो एक्सेलरेशन कौन प्रोवाइड करेगा, इधर से लगने वाला नॉर्मल फोर्स। तो ब्लॉक को कार्ड से अलग करके फ्री बॉडी डायग्राम बनाया तो क्या क्या फोर्सेस लगेंगे, नॉर्मल इधर, mg नीचे, और फ्रिक्शन ऊपर की तरफ, है ना। तो ये नीचे ना फिसले इसलिए फ्रिक्शन की जरूरत कितनी है, mg। लेकिन हमें पता Yes. है फ्रिक्शन जो होता है वो लेस देन इक्वल टू म्यू एन ही लग सकता है, और n बराबर है ma के, तो f शुड बी लेस देन इक्वल टू म्यू m ए। तो f को mg रख दें तो mg शुड बी लेस देन इक्वल टू म्यू m ए। m से m कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, a शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू g बाई। ये बात समझ में आ रही है बच्चों। Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो ठीक है, अभी हम आगे पढ़ते हैं, है ना भाई। Yes, sir. ओके, देखो मानो हमें कुछ इस तरह की सिचुएशन दी गई है कि एक वेज है, और वेज का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है थीटा, और ये ग्राउंड सरफेस पे रखा हुआ है। इस पे एक ब्लॉक रखा है, उसका मास है m, वेज का मास है कैपिटल, हमें दिया हुआ है tan थीटा जो है वो म्यू से बड़ा। म्यू इज कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन ब्लॉक एंड द वेज, और ये जो सरफेस है ये स्मूथ। आपको पता लगाना है कि कितना मिनिमम फोर्स मैं लगाऊं। So that the block does not slip on the wedge. अब देखो बेटे, अगर ब्लॉक वेज पे स्लिप नहीं हो रहा इसका मतलब क्या है कि ये दोनों सेम एक्सेलरेशन से मूव कर रहे हैं, ब्लॉक और वेज। क्यों बेटे? Yes, sir. तो अगर वो एक्सेलरेशन ए है तो हम एफ को क्या लिख सकते हैं, कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इंटू ए। ठीक है, तो अगर मुझे एक्सेलरेशन पता चल जाए तो एफ भी पता चल जाएगी।
इस Yes, पूरे sir. को एक सिस्टम मानोगे तो यही एफ एक्सटर्नल फोर्स है, बस हॉरिजॉन्टल है ना। अब देखो एक्सेलरेशन से क्या फर्क पड़ेगा। स्मॉल एम का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। ड्रॉ एफ बी डी ऑफ स्मॉल एम विद रेस्पेक्ट टू कैपिटल। कैपिटल एम से देखते हुए स्मॉल एम का फ्री बॉडी डायग्राम बना। तो देखो कैपिटल एम खुद एक नॉन इनर्शियल फ्रेम है, तो हमें सूडो फोर्स यूज करने पड़ेंगे। इधर लगेगा एम जी साइन थीटा, इधर लगेगा नॉर्मल, इधर होगा एम जी कॉस थीटा। ये तो रियल फोर्स आ गया। सूडो फोर्स किधर लगेगा, एक्सेलरेशन लेफ्ट में है तो सूडो फोर्स राइट में लगा देंगे एम ए, तो उसका इधर कंपोनेंट आ जाएगा एम ए कॉस थीटा, और नीचे की तरफ कंपोनेंट आ जाएगा एम ए साइन। ठीक है बेटे। अब जैसा कि आप देख पा रहे हो एम ए कॉस थीटा एम जी साइन थीटा को बैलेंस करेगा ना, तो एक्सेलरेशन है तो अच्छा है हमारे लिए, ठीक है। लेकिन हम क्या पता लगाना चाहते हैं, मिनिमम एक्सेलरेशन। तो मिनिमम फोर्स का मतलब मिनिमम एक्सेलरेशन पता लगाना चाहते हैं। मिनिमम एक्सेलरेशन का मतलब क्या है, देखो क्या हो, इस ब्लॉक की अभी भी टेंडेंसी नीचे ही है स्लाइड होने की, है ना। मतलब फ्रिक्शन अभी भी किधर लग रहा है, इस पे ऊपर, और फ्रिक्शन ने मैक्सिमम लगा दिया है। फ्रिक्शन ने कितना, अपनी पूरी वैल्यू मैक्सिमम कर दी है, और बाकी जो बच गया है फिर वो एम ए कॉस थीटा ने आकर के बैलेंस किया। ये बात समझ में आती है। सर फ्रिक्शन मैक्सिमम क्यों होगा यहाँ पर, फिर से बताओ। फ्रिक्शन मैक्सिमम इसलिए हुआ क्योंकि देखो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हमें क्या पता लगाना है, हाँ सर मिनिमम प्लॉट। फोर्स पता, ओके सर। मिनिमम फोर्स पता लगाना है ना। फोर्स यस सर। मिनिमम होगा तो एक्सेलरेशन भी मिनिमम होगा। हाँ सर। तो एक्सेलरेशन मिनिमम कब होगा, जब जब उस। फ्रिक्शन मैक्सिमम। यस सर। मतलब क्या होगा, ये जस्ट लिमिटिंग इक्विलिब्रियम में, लिमिटिंग इक्विलिब्रियम में क्या होता है, फ्रिक्शन मैक्सिमम ही लगता है ना। यस तो सर। हम क्या लिखेंगे कि फॉर मिनिमम एक्सेलरेशन assume limiting equilibrium and hence apply maximum friction up the incline। तो क्या इक्वेशन बन जाएगी बेटे, along the incline net force को जीरो कर देते हैं, तो एम जी साइन थीटा नीचे की तरफ, एम ए कॉस थीटा ऊपर, और मैक्सिमम फ्रिक्शन भी ऊपर। तो क्या हो जाएगा, एम जी साइन थीटा इक्वल टू एम ए कॉस थीटा प्लस म्यू एन। ये एक इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन क्या बना दें, किस डायरेक्शन में फोर्स बैलेंस कर दो, है ना। तो क्या बन जाएगा, एन माइनस एम जी कॉस थीटा माइनस एम ए साइन थीटा इज जीरो। तो एन की वैल्यू आ जाएगी एम जी कॉस थीटा प्लस एम ए साइन थीटा। इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दो। सब्स्टिट्यूट n फ्रॉम इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। हाँ, n की वैल्यू 2 से निकाल करके 1 में पुट कर, देखो क्या आता है।
क्या आ जाएगा बताइए? एम जी साइन थीटा इक्वल टू एम ए कॉस थीटा प्लस म्यू एन एन एस तो ये जी वाली टर्म्स को एक तरफ ले आओ तो बन जाएगा जी इंटू साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा इक्वल टू ए इंटू कॉस थीटा प्लस म्यू साइन। तो ए की वैल्यू आ जाएगी जी इंटू साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस म्यू साइन। ये जो आएगा दिस विल बी द मिनिमम एक्सेल। ये बात समझ में आती है बेटा? यस सर। इसको कई लोग थोड़ा सा यूं सिंप्लीफाई करके भी लिख देते हैं। मतलब कैसे? साइन कॉस थीटा से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड कर, तो यहाँ हो जाएगा जी साइन थीटा बाई कॉस थीटा करोगे तो टेन थीटा, कॉस थीटा बाई कॉस थीटा करोगे तो वन, तो म्यू डिवाइडेड बाई वन प्लस म्यू टेन। क्या बचा? Yes, sir. ये बात समझ में आती है? हाँ सर। देखो जैसे मान लो हमसे कहा जाए कि एक ट्रक है, ट्रक पे ये ब्लॉक रखा होगा, ब्लॉक और ट्रक के बीच में कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू, सिस्टम इज इनिशियली एट रेस्ट। If truck starts to accelerate with constant acceleration A, find the maximum value of A so that block does not slip on the top.
तो देखो बेटे क्या होगा, ये दोनों रुके हुए थे अभी, है ना, ट्रक भी रुका हुआ है, ब्लॉक भी रुका हुआ है। अब जैसे ही ट्रक एक्सेलरेट करने लगेगा, क्या होगा, ट्रक के रिस्पेक्ट में ब्लॉक पीछे जा रहा है ऐसा लगेगा कि ट्रक को हाँ सर। Yes, sir. Sir, ब्लॉक के pseudo force. सर रिलेटिव मोशन सूडो की फोर्स आ गया। टेंडेंसी पीछे, है ना। तो हम क्या करें, हाँ, या तो आप ऐसे भी देख सकते हो कि एफ बी डी ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ट्रैक बना दो आप, तो ब्लॉक पर एक एम ए सूडो फोर्स पीछे आ जाएगा, तो ब्लॉक की टेंडेंसी ट्रक के रिस्पेक्ट में लेफ्ट पे जाने की होगी, तो फ्रिक्शन उस पर किधर लगेगा बेटे, हाँ सर। चल आगे पे। और एफ बराबर होना चाहिए किसके, एम ए के, ताकि वो स्लिप ना हो। लेकिन एफ छोटा होता है हमेशा किससे, म्यू एन से। एन बराबर है एम जी के, तो एफ को म्यू एम जी से छोटा होना चाहिए। तो एफ की वैल्यू एम ए रख दो, तो एम ए को म्यू एम जी से छोटा होना चाहिए, यानी ए की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू म्यू जी होनी चाहिए। तो ए की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, म्यू जी। ये बात समझ में आती है। हाँ सर। अब देखिए, ये नोट कर लिया ना सबने। Yes. हाँ सर। अब देखो अपन बात करते हैं किसकी बच्चों, टू ब्लॉक प्रॉब्लम। ऐसे मान लो एक ब्लॉक है, उसके ऊपर एक और ब्लॉक रखा हुआ है, और ये दोनों, नीचे वाला ब्लॉक है ग्राउंड सरफेस पे रखा हुआ है। मान लीजिए इसका मास है 10 kg, ऊपर वाले का मास है 5 kg। ये है ए, ये है, और ये सरफेस तो हमें स्मूथ दी हुई है, लेकिन यहाँ पर फ्रिक्शन है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.5 दिया हुआ है ना। अच्छा, हमने क्या किया बच्चों, ये जो बी ब्लॉक है, बी ब्लॉक पर फोर्स लगाया पीछे की तरफ, आगे की तरफ। इस पर फोर्स लगाया, सर क्या निकालना है? हाँ बेटा बताओ, देखो क्या किया हमने, ये फोर्स मानने लगा दिया 30 न्यूटन के बराबर। कितना फोर्स लगा दिया, 30 न्यूटन। तो हमें पता करना है, फाइंड द एक्सेलरेशंस ऑफ द टू ब्लॉक्स, find the accelerations of the two blocks and the friction force exerted by them on each other.
तो कैसे पता लगाएं इसको बच्चों? सर पहले हम वो दो ब्लॉक को एक सिस्टम मान के स्मूथ एक्सेलरेशन सरफेस वाले से एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, फिर उसके बाद उन दोनों के बीच में देखो फ्रिक्शन सबसे को पहले तो वैल्यू। क्या है, सबसे सुनो सुनो बच्चों, सबसे पहले तो हमें क्या करना चाहिए कि ये देखना चाहिए इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में लगेगा, है ना। देखो आपने फोर्स सिर्फ नीचे वाले पे लगाया है, ठीक है, तो आप नीचे वाले को राइट साइड में ले जाने की कोशिश कर रहे हो, है ना। यस सर। तो क्या होगा, ए ब्लॉक पे तो कोई फोर्स हमने लगाया नहीं, तो ए बी को पीछे फ्रिक्शन लगाएगा और बी ए पे आगे फ्रिक्शन लगाएगा। Yes, sir. बी कोशिश करेगा ए उसके साथ चले, ए कोशिश करेगा कि बी थोड़ा रुक जाए, है ना। अब क्या यस। होगा, इनकी पहली कोशिश तो यही रहेगी कि स्टैटिक फ्रिक्शन लगे और दोनों साथ में चले, है ना। हाँ ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब ऐसा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि दोनों को साथ में चलाने के लिए कितने फ्रिक्शन की जरूरत है और मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना लग सकता है ना। यस। तो देखो साथ में चलाने के लिए कितने फ्रिक्शन की जरूरत है, ये कैलकुलेट करने के लिए अपन क्या करेंगे, अ, या तो आप दोनों पे दोनों का एक्सेलरेशन सेम मान लो, लेट ए बी एक्सेलरेशन ऑफ बोथ ऑफ देम, और दोनों पे अलग अलग इक्वेशन बना दो आप। क्या बन जाएगा, एफ ऑन ए इक्वेशन बनाओगे तो बन जाएगी एफ इज इक्वल टू 5 ए, ऑन बी जब आप इक्वेशन बनाओगे तो क्या बन जाएगी 30 माइनस एफ इज इक्वल टू सर। 10 ए। सर। हाँ बोलो भाई। सर सर मतलब ऐसे अप्रोच नहीं ले सकते कि उन दोनों को सिस्टम मान के फिर टोटल दोनों को एक्सेलरेशन भी मान के निकालें। कर सकते हो, बिल्कुल बिल्कुल वैसे भी कर सकते हो, ओके। है ना। देखो अल्टीमेटली हमें एफ की जरूरत तो पड़ेगी ही सही, है ना। तो हाँ सर। अलग अलग करके भी आपको सॉल्व तो करना ही पड़ेगा, तो हमने पहले से ही सॉल्व कर लिया, आप एक साथ भी निकाल सकते हो। देखो क्या होगा, 1 और 2 को ऐड कर दो, ऐड 1 और 2, तो एफ से एफ कैंसिल हो जाएगा, 30 इज इक्वल टू 15 ए, तो ए की वैल्यू क्या आ गई 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ये जो ए की वैल्यू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आई, इसका मतलब फ्रिक्शन कितना आ रहा है 10 न्यूटन, ठीक है। ये क्या आ रहा है, इतना फ्रिक्शन अगर लग जाए तो ये दोनों साथ में चलेंगे। ये एक तरीके से हमने रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन फॉर नो स्लिपिंग कैलकुलेट कर ली, है ना। यस सर। अब इसको मैक्सिमम से कंपेयर कर लो, एफ मैक्स कितना आएगा, वो इधर इधर लग रहा है तो इस वाले नॉर्मल पे डिपेंड करेगा, और इधर वाला नॉर्मल तो 5G के बराबर ही होगा, तो एफ मैक्स हो जाएगा म्यू एन, और म्यू है 0.5, नॉर्मल को रख दूंगा 5G, मतलब 25 न्यूटन। ये बात समझ में आती है? क्यों बच्चे? Yes, यस सर। और जरूरत कितने की है, 10 Newton. 10 न्यूटन की। इसका मतलब सफिशिएंट फ्रिक्शन अवेलेबल है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या है, सिंस रिक्वायर्ड फ्रिक्शन इज लेस देन मैक्सिमम फ्रिक्शन, इसका मतलब क्या है, नो स्लिपिंग विल टेक प्लेस, और हमने जो कॉमन एक्सेलरेशन माना था वो सही आया है ना। तो क्या होगा बच्चों,
एक्सेलरेशन दोनों का आ जाएगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और फ्रिक्शन जो लगेगा वो 10 न्यूटन पर। ये बात समझ में आ रही है बच्चों? Yes. यस सर। तो अब देखो इसमें थोड़े और क्वेश्चन घुमा सकते हैं, जैसे सर वो नोट करना था। हाँ नोट करते हैं, नोट करते हैं। हाँ बेटा बोलो। सर डन। डन, ओके। देखो अगले एग्जांपल की बात करते हैं। मानो कि हमें दिया हुआ है 2 ब्लॉक हैं, एक का मास 20 किलो है, एक का मास 10। यहाँ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मान लो हमें दे दिया गया है 0.1, यहाँ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे दिया गया है 0.5। ठीक है, हमने ये ऊपर वाले ब्लॉक को ए नाम देते हैं, नीचे वाले को बी। बी ब्लॉक पर मैंने कुछ एफ फोर्स लगाया। ठीक है, तो हमें क्या पता लगाना है, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ फॉर विच, या फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ फॉर विच both the blocks remain at rest, ताकि दोनों ब्लॉक जो है वो रेस्ट पे ही रहे। तो कैसे पता लगाएंगे बच्चों? देखो होगा क्या, अभी जैसे ही आप बी ब्लॉक पे फोर्स लगाओगे उसके आगे जाने की टेंडेंसी होगी, तो ग्राउंड उस पर पीछे फ्रिक्शन लगाएगा, है ना? Yes, sir. उस फ्रिक्शन को नाम दे देते हैं F2। और अगर इस फ्रिक्शन ने ही फोर्स को बैलेंस कर लिया तो क्या होगा, तो बी ब्लॉक रेस्ट पे होगा। बी रेस्ट पे आ जाएगा, और बी जब रेस्ट पे आ गया तो ए और बी के बीच में फ्रिक्शन 0 ही हो जाएगा, है ना? अब ये यस जो सर। F2 जो फ्रिक्शन है इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या, तो ये क्या करेंगे, इधर वाला म्यू मल्टीप्लाइड बाय इधर वाला नॉर्मल, तो वो ऐसा आ जाएगा। क्या F2 मैक्स की वैल्यू मैं 30 न्यूटन लिख सकता हूँ? सर 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 नॉर्मल हम दोनों को लेकर कंसीडर कर रहे हैं। हाँ भाई, जो भी ग्राउंड ने टोटल नॉर्मल लगाया वो काउंट करना पड़ेगा, ठीक है? ओके सर। आपको ये वाला नॉर्मल लेना पड़ेगा। अब इस नॉर्मल में तो क्या होगा, दोनों का ही वेट आएगा बच्चों, क्योंकि इस पूरे को अगर आप सिस्टम मानोगे
तो इसको अर्थ पुल कर रही है 20G से और इसको पुल कर रही है 10G से, है ना। तो नॉर्मल की वैल्यू कितनी आएगी, 30G के बराबर। ये बात समझ में आती है। Yes, sir. ये इसको N2 बोल सकते हो आप, जो ग्राउंड है नॉर्मल लगा है। इन दोनों के बीच का जो नॉर्मल होगा, ये वाला नॉर्मल, वो 10G के बराबर है ना। अब इससे क्या पता चल गया अपने को कि जो ग्राउंड बी पर मैक्सिमम फ्रिक्शन लगा सकता है वो 30 न्यूटन का लगा सकता है। मान लो आपने जो फोर्स लगाया वो 30 न्यूटन से कम है। इफ कैपिटल एफ इज लेस देन और इक्वल टू F2 मैक्स विच इज 30 न्यूटन, तो क्या होगा, बी विल रिमेन स्टेशनरी। क्या बेटा, Yes, sir. एंड नो फ्रिक्शन बिटवीन नो फ्रिक्शन विल एक्ट बिटवीन ए और बी के बीच में भी कोई फ्रिक्शन नहीं लगे। लेकिन तो पहले पार्ट का आंसर मिल गया अपने को, कितना मैक्सिमम फोर्स लगाते हैं ताकि दोनों ब्लॉक रेस्ट पे रुके रहें। क्या वो 30 न्यूटन है? हाँ सर। है ना। अगर 30 न्यूटन से ज्यादा लगाया तो क्या होगा, देखो ये दो ब्लॉक्स हैं, अगर हमने 30 न्यूटन से ज्यादा फोर्स लगा दिया तो फिर ये ग्राउंड का फ्रिक्शन तो रोक नहीं पाएगा, क्योंकि इसकी तो मैक्सिमम वैल्यू 30 न्यूटन है ना। तो क्या होगा, बी की टेंडेंसी आगे जाने की हो जाएगी, तो ए बी के रिलेटिव पीछे रहने लग जाएगा, तो ए पे अब फ्रिक्शन आगे लगने लगेगा और बी पे फ्रिक्शन पीछे लगने लगेगा, है ना। तो फॉर एफ ग्रेटर देन 30 न्यूटन, friction will act between A and B such that both of them move with common acceleration. समझ में आई बात बेटा? सर एक बार प्रीवियस पेज लगाइए। हाँ बेटा। यस सर, हो गया। ओके, अब देखो क्या है। अब मान लो हमसे पूछा जाएगी इन द प्रीवियस प्रॉब्लम find maximum F that can be applied such that
both A and B move with common acceleration. Such that both A and B move with common acceleration. तो कैसे करेंगे हम? देखो क्या है, अभी हम ये मान के चल रहे हैं कि फोर्स तो अब 30 न्यूटन से ज्यादा हमने लगा ही दिया है ना। अब देखो होगा क्या, जब आप 30 न्यूटन से फोर्स लगाओगे, बी स्लाइड करना चालू लग जाएगा, तो बी पे तो काइनेटिक फ्रिक्शन लगने लग जाएगा, है ना। और वो F2 की वैल्यू तो फिक्स हो जाएगी, वो तो अब 30 न्यूटन ही लगता रहेगा। जैसे जैसे आप फोर्स बढ़ाओगे, ए और बी के बीच का फ्रिक्शन बढ़ता जाएगा। क्या बेटा? Yes, sir. बढ़ते बढ़ते उसकी भी कोई लिमिटिंग वैल्यू आ जाएगी, है ना। इन द लिमिटिंग केस F1 will become equal to F1 max, यानी कि वो बराबर हो जाएगा म्यू ऊपर वाले नॉर्मल के, यानी 0.5 इंटू 10, यानी 50 न्यूटन के बराबर। क्या ये बात समझ में आ रही है बच्चों? Yes, sir. है ना। तो क्या होगा, हम दोनों पे इक्वेशन बना दें। अभी तक तो दोनों का एक्सेलरेशन सेम ही है, तो ऑन ए जब मैं इक्वेशन बनाऊंगा तो क्या बनाऊंगा, F1 मैक्स इक्वल टू ए का मास इंटू उसका एक्सेलरेशन। F1 मैक्स है 50 इक्वल टू 10A, तो ए की क्या वैल्यू आ गई, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और बी पे जब इक्वेशन बनाऊंगा तो क्या बनेगी, कैपिटल F माइनस F1 मैक्स माइनस F2 इक्वल टू बी का मास वो कितना है 20 इंटू ए, तो F माइनस 50 माइनस 30 इक्वल टू 20 इंटू 5, तो F की क्या वैल्यू आ जाएगी, 100 प्लस 50 प्लस 30 यानी कितना, 180। ये बात समझ में आ रही है बच्चों? देखो इस फोर्स तक एक्सेलरेशन तो दोनों का सेम है, लेकिन ये एक्सेलरेशन सेम करने के लिए फ्रिक्शन को अब मैंने मैक्सिमम रख दिया। यानी अब अगर आपने इससे ज्यादा फोर्स को बढ़ा दिया तो क्या होगा, फ्रिक्शन और नहीं बढ़ पाएगा। तो बी का एक्सेलरेशन तो आप बढ़ा दोगे फोर्स बढ़ा करके, लेकिन ए का एक्सेलरेशन अब इसके साथ मैच नहीं हो पाएगा। तो मतलब क्या है, बी आगे निकल जाएगा, ए पीछे छूट जाएगा, अलग अलग मूव करने लगेंगे। तो कितना मैक्सिमम फोर्स लगा सकते हैं दोनों साथ में मूव करें, वो यही आए। बात समझ में आ रही है बच्चों? Yes, sir. और देखो, देखो मान लो हमसे कहा जाए कि ये दो ब्लॉक्स हैं, एक का मास है
10 किलो एक का मास है, मान लो कुछ 15 किलो, है ना। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है यहाँ पे 0.2, यहाँ है मान लो 0.5। हमने क्या किया, इस वाले पे फोर्स लगाया, इस पे मान लो मैंने फोर्स लगाया 75 न्यूटन का, और इस पे एफ फोर्स है, ठीक है। तो हमें पता करना है व्हाट शुड बी द मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ so that A and B keep moving together. और ये इसको 75 मत करो आप, इसको कितना कर दो, 2 मिनट। हाँ? क्या बोल रहे हो? अरे यार, अच्छा अब देखो बच्चों क्या है कि बी की बात करें तो बी पे 200 न्यूटन हमने आगे लगाया, ग्राउंड उस पर फ्रिक्शन पीछे लगाएगा, ए भी फ्रिक्शन पीछे लगाएगा, और ए पे फ्रिक्शन आगे लगेगा, और ए पे साथ में एफ फोर्स भी लग रहा है ना। ये दोनों फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू पता करके रख लो आप। F1 की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, 0.5 इंटू 10G, मतलब 50 न्यूटन। और F2 की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, 0.2 इंटू 25G, मतलब ये भी आ रहा है 50 न्यूटन, है ना बच्चों। हाँ सर। Yes, sir. अब क्या होगा बेटा, देखो इसका मतलब ये फ्रिक्शन का क्या काम है, फ्रिक्शन और ये वाला फोर्स मिलकर के क्या कोशिश कर रहे हैं, ए को भी उतना ही एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर रहे हैं जितना बी का है, यही तो बात है। यस सर। अब हमें फोर्स को मिनिमम पता लगाना है, इसका मतलब ये फोर्स कहेगा भाई ज्यादा से ज्यादा काम फ्रिक्शन ही कर ले। तो हाँ सर। फॉर कैपिटल एफ टू बी मिनिमम, F1 must be मैक्सिमम, क्यों बेटा। यस। Yes. तो F1 जो है वो F1 मैक्स के बराबर हो जाना चाहिए,
मतलब 50 न्यूटन के बराबर लग जाना चाहिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बेटे, ए पर क्या इक्वेशन बन जाएगी, ऑन ए इक्वेशन बन जाएगी F प्लस 50 इज इक्वल टू 10A। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। और बी पे क्या इक्वेशन बन जाएगी, 200 माइनस 50 माइनस F2 भी 50 इक्वल टू 15A। अच्छा, इसको इसको क्यों मैक्सिमम कर दिया F2 को, क्योंकि यहाँ तो स्लाइडिंग चालू हो ही गई है, तो यहाँ तो वैसे भी काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा, म्यू एन लगेगा, है ना। अब यहाँ पर म्यू की दोनों की वैल्यू सेम मान रहे हैं अपन, जो कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक का है वही स्टैटिक का भी मान रहे हैं। 1 और 2 को ऐड कर दोगे तो कितना आ जाएगा बेटे, सर यहाँ पर ऐड 1 एंड 2। एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में होगा उससे अंतर पड़ेगा? क्या क्या बोल रहे हो बेटे, सर एक्सेलरेशन कौन से डायरेक्शन में होगा उससे कोई फर्क पड़ेगा इसमें? एक मिनट, मतलब एक बार फिर से बोलो क्या बोल रहे हो? सर जो एक्सेलरेशन यहाँ पर होने वाला है, सर वो किसी भी डायरेक्शन में होगा तो चलेगा क्या? कि मतलब हमें पता। एक्सेलरेशन तो राइट में ही होगा ना बेटे, सारे फोर्स तो राइट में ही लगा रहे हो, तो लेफ्ट में कैसे हो जाएगा एक्सेलरेशन। हाँ सर, हाँ सर। भाई ये भी राइट में लगाया है, ये भी राइट में लगाया है, दोनों फोर्स राइट में लगाए हैं, तो एक्सेलरेशन राइट में ही तो होगा भाई। यस सर, यस। क्या आ जाएगा, दोनों इक्वेशंस, इक्वेशन 2 से तो आप एक्सेलरेशन की वैल्यू पता लगा लो, तो क्या आ जाएगा आपके पास, ए इज इक्वल टू 20। 100/15, है ना, यानी 20/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इस ए को इक्वेशन 1 में पुट कर दो, तो F प्लस 50 इज इक्वल टू 10 इंटू 20/3 यानी 200/3। तो F की वैल्यू आ जाएगी 200/3 माइनस 50 यानी 50/3। क्या ये बात समझ में आती है कुछ? हाँ इसको सर। नोट करो, एक मिनट।
हाँ बच्चों, ये समझ में आ गया सवाल भाई? यस सर। ओके, तो ये बेसिकली क्या है बच्चों, इस तरह के होते हैं अपने टू ब्लॉक प्रॉब्लम, है ना। अच्छा, इसी सवाल हमसे कहा जाए कि कितना मैक्सिमम फोर्स लगा सकते हैं कि दोनों साथ में चलते रहे। इन द प्रीवियस प्रॉब्लम फाइंड मैक्सिमम एफ so that the blocks keep moving together. तो क्या होगा बच्चों? देखो बेटे, अभी क्या सिनेरियो है, आपने इस पे 200 न्यूटन आगे लगा रखा है, इस पर एफ आगे लगा रखा है ना। ये Yes, है sir. ए, ये है बी। अब क्या होगा, जैसे जैसे आप ये कैपिटल एफ बढ़ाते जाओगे ना, क्या होगा, ए की टेंडेंसी बी से आगे भागने की हो जाएगी। समझ रहे हो? When capital F is continuously increased, क्या होगा, A will have a tendency of relative motion towards right with respect to B, है ना। तो उस पे अब फ्रिक्शन पीछे लगने लग जाएगा बच्चों, और बी पे फ्रिक्शन आगे लगने लगेगा, और ग्राउंड वाला फ्रिक्शन तो बी पर पीछे ही लगता रहे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, एफ की मैक्सिमम वैल्यू पता करनी है, तो फ्रिक्शन को मैक्सिमम कर दें और दोनों के एक्सेलरेशन को बराबर कर दें। क्यों बेटे? Yes. तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, कैपिटल एफ माइनस F1 मैक्स इक्वल टू ए का मास, वो कितना है 10 इंटू ए, और बी पर क्या इक्वेशन बन जाएगी 200 प्लस F1 मैक्स माइनस F2 मैक्स इक्वल टू 15 ए। अब F1 मैक्स को कितना लिखेंगे, F1 मैक्स को लिखेंगे, पता किया था अपन ने, F1 मैक्स दोनों 50-50 थे, है ना। तो क्या हो जाएगा बेटे, यहाँ पर इक्वेशन 2 से ए की वैल्यू पता लगा लो, फ्रॉम 2 अगर आप देखो तो 200 प्लस 50 माइनस 50 इक्वल टू 15 ए, तो ए की क्या वैल्यू आ जाएगी, मतलब 200 बाई 15, तो 5 से कैंसिल कर दें तो 40 बाई 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये ए की वैल्यू आ जाएगी। तो इससे एफ पता चल जाएगा, एफ माइनस F1 मैक्स दैट इज 50 इज इक्वल टू 400 बाई 3, तो एफ आ जाएगा 50 प्लस 400 बाई, यानी 400 प्लस 150 550 बटे 3। क्या ये बात समझ में आ रही है बच्चों? Yes, sir.
ठीक है, तो ये बच्चों टू ब्लॉक प्रॉब्लम से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, है ना। तो अपना फ्रिक्शन लगभग खत्म हो चुका है। अब कुछ एक मिसलेनियस क्वेश्चंस कराने और बाकी हैं हमें, है ना, वो अगली क्लास में अपन ले लेंगे। आप इसके बेसिस पर क्या है बच्चों, आपकी एक्सरसाइज 1 कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। सर क्या सर सेक्शन सी भी। हाँ, सेक्शन सी, ओके सर। सर कल सेक्शन की सी और एग्जाम के लिए एक्सरसाइज 1 का इतना पार्ट। काफी होगा? हाँ, होमवर्क क्या रहेगा, एक्सरसाइज 1 कंप्लीट, मतलब सेक्शन सी एंड एक्सरसाइज 1 का पार्ट 3। पार्ट 1 पार्ट 2 का सेक्शन सी एंड एक्सरसाइज 1 का पार्ट 3। सर सेक्शन सी मिसलेनियस क्वेश्चन है ना, तो मतलब उसमें कोई अलग कॉन्सेप्ट है या फिर ये यही सब है? यही सब है, यही सब। ओके सर। ओके, सर तो कल की एग्जाम हो जाएगी ना इतने से? हाँ आराम से। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। Thank you, sir. Bye, sir.